ओके ओके। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त होस्ट मोहन नेवरिया जागो लोधी जागो लोधी समाज के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है वो लोधी शौर्य गाथा, जिसपे आज हमारे अतिथि हैं कुंवर हितेश लोधी, जो कि वृंदावन से हैं। वे लेखक हैं, कवि हैं, लिरिसिस्ट हैं और एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने एमकॉम इकोनॉमिक्स से किया हुआ है। और सबसे पहले मैं अ, हितेश लोधी जी का स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करूंगा थोड़ा अपने बारे में बताएं, फिर अपने काम के बारे में बताएं, और फिर जो विषय है लोधी शौर्य गाथा, उसको लेके जो उनके पास जानकारी है उसको आपके समझ रखें। मैं कुंवर हितेश सिंह लोधी उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हितेश जी, स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जागृति समाज के इस पटल पर मैं कुंवर हितेश सिंह लोधी वृंदावन से हूं, जैसा कि सर ने पहले ही बता दिया है। और सर ने वैसे सब कुछ मेरे बारे में बता दिया है, इतना कुछ बताने के लिए मेरे पास नहीं नहीं है। मैं और जैसा कि अभी हाल ही मेरा जो ईश्वर दास लोधी जो राजा हुआ करते थे अपने, हम्म उनको लेकर के मैंने अभी हाल ही में 1 जनवरी को अपना गाना रिलीज किया है। हम्म और मैं वैसे पसंद सभी लोगों को पसंद आया और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। हम्म और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द और अधिक से अधिक लोधी शौर्य गाथाओं पर एंथम सॉन्ग्स वगैरह या हम्म इस तरीके से जो भी हमारे शौर्य गाथा रही है उनको सबके सामने ला पाऊँ। हम्म। जी बिल्कुल जी। बढ़िया। मैंने आपका जो परिचय दिया बहुत ब्रीफ में और दिया है, आगे मैं तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप थोड़ा डिटेल में आप अपने बारे में बताएं, अपने काम के बारे में बताएं। मेरा अनुरोध है कि थोड़ा अपने बारे में जरूर बताएं और थोड़ा अपने काम के बारे में थोड़ी जानकारी दें। और फिर चूंकि ईश्वर सिंह लोधी हुआ, ये अपनी जिक्र आपने ही पहले डिस्कशन हुआ है कि मथुरा गोत्र के बारे में, उनके राजाओं के बारे में, बाकी अन्य जानकारी है वो भी हम आपसे सुनेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में डिटेल में बताएं और अपने कामों के बारे में बताएं। धन्यवाद। जी जी जी, मैं वृंदावन में मेरा खुद का छोटा सा बिजनेस है, मोबाइल का मैं बिजनेस करता हूँ। और जैसा कि मथुरा गोत्र के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं लोधी कुल के जो लोधी राजपूत कुल है उनकी मैं मथुरा शाखा से ही बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर अपनी खेती वगैरह भी है, जो हमारे जो परिवार के अन्य लोग हैं खेती करते हैं। और मेरी मेरी फैमिली में से मेरी माँ है वो गवर्नमेंट टीचर है। तो इस तरीके से मेरा छोटा सा परिवार है। और कुछ ज्यादा अपने बारे में ऐसा कुछ अब देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां चल रही हैं, बाकी का क्या होता है। बराबर। जी। तो मोहन जी, मैं आगे सर बताना स्टार्ट करूं अपना जो बिल्कुल शौर्य गाथा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मथुरा लोधी है, मथुरा लोधी जो बसे हुए हैं वो अलीगढ़, मथुरा, आगरा और भरतपुर क्षेत्र के आसपास, ये हम्म पूरा जो ब्रज हम्म क्षेत्र है इसमें बसे हुए हैं। तो जो मथुरा लोधी है वो हम्म 15वीं शताब्दी से पहले अपने लोधी राजाओं में एक राजा हुआ हम्म करते थे, रघुवानु सिंह लोधी, हम्म जिनको लुद्रवानु भी कहा जाता था। ये हम्म लोद्रवागढ़ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही इनका अ, राज था। तो इनकी हम्म जो ये बहुत अक्रम टाइप के थे और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान किस्म के थे, तो उनके जो शौर्य के आसपास बहुत चर्चे हुआ करते थे। तो जैसे अन्य राजपूतों से इतिहास है हम्म अपना कि अन्य राजपूतों से हमारे संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही एक देवराज भाटी हुआ करते थे जैसलमेर के, उस टाइम पर वो राजा थे। तो हम्म जब उन्होंने देखा कि लोद्रवागढ़ बहुत ही ज्यादा मजबूत और इतना वैभवशाली है, तो उनके जो देवराज थे उनके ना दिल में थोड़ा कपट टाइप का आ गया। और उन्होंने सोचा क्यों ना इस राज्य पर अपना
आधिपत्य जमाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई, क्योंकि जो लोदरबागढ़ था वो इतना मजबूत किला हुआ करता था, और लोदरबागढ़ के चारों तरफ से इस तरीके से बना हुआ था वो, कि उसे अगर बल से कोई छीनना चाहे तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। हम्म। तो लोदरबागढ़ पर बल से जीत पाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उन्होंने छल से जीतने की एक प्लान बनाया। और इसके तो राजा नरवाणु सिंह हुआ करते थे, उसी के ही कोई पुरोहित हुआ करते थे। उन्होंने उनको मशवरा किया था कि ये आपको करना चाहिए। तो देवराज सिंह भाटी हुआ करते थे, उन्होंने जो नरपबानु राजा थे उनकी जी के लिए वैवाहिक संबंध जो आपकी बेटी से शीतल थे। तो क्योंकि हमारे राजा नरपबानु बहुत अच्छी किस्म के इंसान थे, उन्होंने व्यवहार करके कोई दिक्कत नहीं है और रिश्ता अच्छा है, उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया। तो आगे जब बारात का समय हुआ तो राजा नरपबानु बारात की तैयारियों में लगे हुए थे। तो चारों तरफ राजा नरपबानु के जो बाकी के जो वीर हुआ करते थे, कोई मतलब युद्ध का उनको बिल्कुल अनुमान नहीं था कि कोई युद्ध हो सकता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से बारात की तैयारियां होती है वो सब कर रहे थे। और उधर देवराज भाटी पूरे अपनी जो भी सेना थी, जो बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े वीर थे, उनको वो युद्ध की तरह ही सजा करके लेकर आया था बाराती भेष में। तो एक तरीके से वो बहुत ज्यादा बड़ा धोखा देने जा रहे थे। तो जब बारात लोदरवागढ़ में प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि लोदरवागढ़ के जो द्वार थे वो तभी खुल सकते थे जब राजा नरपबानु की इच्छा होती। तो उन्होंने जब द्वार खोले, तो जब बारात एंटर हुई अंदर, तो वहां अंदर जाकर अच्छी तरीके से जो राजा की सेना के किले को बंदी कर दिया, तो उन्होंने आग कर दी। और इस बार जो राजा नरपबानु से युद्ध हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि तो लोदरगढ़ के जो भी वीर हुआ कर रहे, थोड़ी बहुत जो भी कर सकते थे उन्होंने संभवतः अपने आप को बचाने की, अपने रियासत को बचाने की कोशिश की, पर जल्दी उन लोग हथियार डालने पड़ गए और राजा नरपबानु की हत्या कर दी। तो उस टाइम पे राजा नरपबानु की हत्या करने के बाद में जो उनकी पुत्र हुआ करती थी, उन देवराज भाटी ने शादी कर ली। और राजा के जो भी जो नजदीकी हुआ करते थे वो लोग स्वाभिमानी टाइप के थे, तो उन्होंने लोदरवागढ़ को या तो छोड़ना या फिर आपने कि जो जैन हुआ करते हैं उनमें लोड़ा कास्ट, लोड़ा टाइटल होता है, तो लोड़ा जो होता है वो लोधा जाति से ही संबंध रखता है, क्योंकि राजस्थान में सभी लोधा लगे और लोधा ही लगाते हैं। तो उधर पर जैसलमेर के आसपास जहाँ लोदरबाग था, आपको आज भी जो बड़े बड़े मंदिर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ के लोधा हुआ करते थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके वहाँ के लोड़ा बन गए थे, और बाकी के जो वहाँ से चले आए वो यहाँ पर जो ब्रज क्षेत्र है यहाँ पर आके बस गए, जो है। तो इनमें एक तो खजान सिंह हुआ करते थे, ये छोटी सी रियासत हुआ करती थी भवनपुरा में। तो ये लगभग 1632 ईस्वी की या 24 ईस्वी की समथिंग बात है। तो वहां पर ये जो भवनपुरा है, ये रियासत पूरी सब एक बयाना करके जगह हुआ करती थी, उसमें आती थी। और वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो महिपाल सिंह हुआ करते थे, तो महिपाल सिंह के अंडर में ही वो आती थी। तो उस जगह पर एक एक गुज्जर सरदार था जो भवनपुरा था जगह, वहां पर एक देव मंदिर हुआ करता था जिसे बौना बाबा का मंदिर कहते थे। तो बौना बाबा के मंदिर पर जो जो महिपाल सिंह थे, जब भी कहीं युद्ध करने के लिए जाते थे तो वहां पर पूजा अर्चना करके तब वो युद्ध करने के लिए जाते थे। मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह थी भवनपुरा। तो भवनपुरा का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था उस टाइम पर, केवल बौना बाबा के देवस्थान की वजह से वो जानी जाती थी। तो उस पूरी देख रेख, उसकी जमींदारी या जो भी थी उस जगह पर, तो ये सब देखभाल करते एक गुज्जर जाति के सरदार हुआ करते, गुज्जर जाति के एक व्यक्ति हुआ करते। तो वहां पर जब ठाकुर खजान सिंह आए थे, तो ठाकुर खजान सिंह ने देखा
तो ठाकुर खजान सिंह ने सोचा कि यहाँ पर मुझे अपना डेरा डालना चाहिए, मुझे यहाँ पर अपनी रियासत जमानी चाहिए। तो जो भी वहाँ पर गुज्जर राग हुआ करते या गुज्जर जो भी सरदार हुआ करते थे, उनसे उनका युद्ध हुआ। जब उनसे युद्ध हुआ तो भाई वीर थे वो गुज्जर, उनको हरा पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो भी काफी बलशाली होते, तो उन्हें उनको हरा दिया। जब उन्होंने उनको हराया तो महिपाल सिंह को ये चीज पता चली। तो महिपाल सिंह थे वो उसकी उनकी वीरता को देखकर, ठाकुर खजान सिंह की वीरता को देखा कि बहुत ही वीर है, तो उन्होंने उस क्षेत्र का उनको ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, कह दिया कि आप मेरा राज्य है। ये भवन फिर भारत में आगे जिसके राजा वो, तो ठाकुर खजान सिंह के ठाकुर खजान सिंह अच्छी तरीके से वहां पर रियासत में मतलब होते उस टाइम पर, तब अंग्रेजों का आक्रमण भी हुआ था उनके साल में। तो उस टाइम पर ठाकुर खजान सिंह के ही परिवार में एक ठाकुर कान्हा सिंह लोधी हुआ करते थे, ठाकुर कान्हा सिंह लोधा। तो कहा जाता है कि एक अंग्रेजों में लॉर्ड समथिंग कुछ ऐसे करके रहा करते थे, उन्होंने उस पर आक्रमण किया था भरत पर। तो जब उन्होंने आक्रमण किया तो ठाकुर कान्हा सिंह लोधा को ये चीज पता चली। जब ये चीज पता चली ठाकुर कान्हा सिंह लोधा को, तो अपनी सेना के साथ में उनको रोकने के लिए चल दिए। तो ठाकुर कान्हा सिंह ने उनसे युद्ध किया, काफी टाइम तक युद्ध किया, और जो अंग्रेजी सेना थी उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। लेकिन उस जो भी उनके बीच में लड़ाई हुई, जो भी झगड़ा हुआ उस टाइम पर, जो भी युद्ध हुआ, उस दौरान ठाकुर कान्हा सिंह लोधा की जान चली गई, मतलब उस टाइम पर वो शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने उस टाइम पर एक दूत अपना भेज दिया था, ठाकुर जसवंत, जो भी जसवंत सिंह थे वहां के सरदार, जाट राजा हुआ करते थे वो। तो उनको मैसेज करवा दिया कि तरीके से अंग्रेजों ने आक्रमण किया है, और ठाकुर कान्हा सिंह ने ऑलरेडी उनकी जो सेना थी उसको इतनी क्षति पहुंचा दी थी कि वो भरतपुर को जीत ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी उसने बाद में जो जसवंत सिंह हुआ करते थे उनसे युद्ध हुआ अंग्रेजों का, और अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, वहां से वापस आना पड़ा। सिंह लोधा की वजह से ही भरतपुर उस पर बचा हुआ था। तो ये बहुत ही वैभवशाली इनका इतिहास रहा है। और मुझे एक बार वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं भवनपुरा गया तो वहां भी जाकर के जब मैंने देखा, तो वहां पर उस काल में जसवंत सिंह खुद कहा करते थे कि ये जो जगह है ना भवनपुरा, ये यहाँ भरतपुर का कश्मीर है, मतलब बहुत ही अच्छी जगह थी। तो वहां पर जब मैं भी गया तो मैंने देखा था आज भी ना जो उनके द्वारा बताई गई चौपाल, वो आज भी है चौपाल। वहां पर आज भी उक्के उक्के पीते हुए आपको बड़े बूढ़े जो लोधा परिवार से संबंध रखते हैं वो दिख जाएंगे। गांव में घुसते ही वहां जाएंगे तो गांव में घुसने के बाद में हनुमान जी का एक मंदिर है जो कि प्राचीन है काफी। तो मतलब जो ठाकुर खजान सिंह के समय की जो भी किले या फिर किलों के तो खंडर रह गए, किले तो नहीं रहे उनके, अब खंडर रह गए हैं, लेकिन बाकी का जैसे मंदिर है चामुंडा माँ का, खेरेवाड़ी चामुंडा हुआ करती थी वहां पर, वो आज भी है। वहां पर काफी मान्यता है उस मंदिर को। और लोधेश्वर महादेव का मंदिर है, मतलब काफी चीजें हैं उस जगह पर देखने लायक। तो किसी कोई भी व्यक्ति अगर भवनपुरा जाए तो आसपास की जगह पर देखकर बहुत ही अच्छी चीज है, अच्छा लगेगा। तो वहां से ये सारा मथुरिया यहाँ पर आकर बसे थे। तो चूंकि मैं भी मथुरिया हूँ तो मेरे पूर्वज भी वहीं से आए हुए थे। तो हम लोगों ने ना वृंदावन में आकर के एक जगह हुआ करती थी, दलौतिया समथिंग, दलौतिया जगह हुआ करती थी। तो मेरे दादा ऐसे समथिंग वहां रहा करते थे। तो अच्छी जमींदारी थी, कोई परेशानी नहीं थी, जमींदारी थी, ठीक ठाक चल रहा था। वहाँ के लोकल कुछ जमींदार और थे जो पहले से रह रहे थे, सिसोदिया परिवार से ताल्लुकात रखते थे। तो उनसे सिसोदिया ठाकुर और लोधी ठाकुर वहां पर यही थे, और आसपास अन्य ठाकुर रहा करते थे, जैसे जादौन है या कछवा है, और भी कई सारे ठाकुर हुआ करते थे। तो जमींदारी को लेकर के एक बार हम लोधी ठाकुर और जो सिसोदिया ठाकुर, उनमें किसी बात पर लड़ाई हो गई। तो जो मेरे पूर्वज हुआ करते थे उनसे काफी टाइम मतलब अच्छी लड़ाई हुई थी, जिसमें सिसोदिया ठाकुर जो परिवार था उनको मतलब काफी ज्यादा नुकसान, मतलब मारा पीटा, कई सारी हत्याएं भी हो गई थी उस टाइम पर। तो जब हत्याएं हो गई थी तो जो सिसोदिया परिवार था वहां से छोड़ करके चला गया था। सिसोदिया परिवार जाकर के जो आसपास के अन्य ठाकुर हुआ करते थे उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम समझाई, और लोधी ठाकुर के खिलाफ एक षड्यंत्र वहां पर खड़ा कर दिया था।
तो जब ये सब हो गया था, तो उसके बाद अ, उन लोगों ने लोधी ठाकुर जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उन पर हमला किया। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उनको ये चीज़ें पता चल गई थी ऐसा होने वाला है, तो वो वहाँ से छोड़ कर के चले गए थे। तो यहाँ से जो मथुरिया लोधी हैं वो यहाँ से फिर राजस्थान चले गए थे, कुछ कुछ आगरा चले गए, कुछ अलीगढ़ चले गए, इस तरीके से फैल गए थे। तो हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे वो थोड़े झाल लड़ाकू टाइप थे, तो वो रुक गए थे। तो जो हमारा काफ़ी मतलब जो मथुरिया लोधी हैं उनका पुराना इतिहास काफ़ी वैभवशाली और काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये तो था मथुरिया लोधियों का जो इतिहास है वो पूरा की पूरा, हम्म। इस तरीके से पूरा वर्णन मिलता है इनका। और ओके। इसका ज़िक्र जो राजा नरपवान हुए या ठाकुर गजानन सिंह हैं, हम्म। तो जनरल जो टॉड है करके हैं उनके 51 पृष्ठ समथिंग ऐसे उन्होंने खुद लिखा भी है अपनी किताब में, जेम्स टॉड करके जो है। तो ये मथुरिया लोधी राजपूतों का पूरा इतिहास है, काफ़ी अच्छा हम्म। इतिहास रहा है। लोधरवा जो गढ़ था या राज था, उसके बारे में जी, खास तौर पे आपने जो जिक्र किया है कि जैन समाज में कन्वर्ट हुए और जैन में जाके वो लोग लोढ़ा सरनेम लिखने लग गए, क्योंकि लोधा से कन्वर्ट थे वो लोग। तो उसके पीछे की कुछ कहानी मालूम है आपको जी, जी। कि कन्वर्ट क्यों हुए थे? नहीं, उसके पीछे कौन-सी कहानी थी ये मेरे को नहीं पता है। देखिए, मैं बताता हूँ। नहीं, ये कहानी मेरे को एक्चुअल में नहीं पता है। हाँ, हाँ। वहां पे एक बार अकाल पड़ा था और काफी संख्या में लोग मारे गए थे। कोई बीमारी थी, अनजान बीमारी, जिसके कारण लोग एक के बाद एक मारे जा रहे थे। तो जी, एक जैन साधु संत पहुंचे हुए थे, काफी फेमस थे वो लोग। और उन्होंने राजा को बोला कि आप अगर ये धर्म परिवर्तन करके जैन के अनुयायी हो जाएंगे, उनके संस्कारों को, उनके तौर तरीकों को मेरे कहे अनुसार अगर मान लेंगे, तो सबकी जान बच जाएगी। तो उन्होंने स्वयं ने भी जैन धर्म अपनाया था और अपने बच्चों को भी करवाया था। तब से वो, फिर उसके बाद ऐसा चमत्कार सा हुआ कि उन सब लोगों की जान भी बच गई और उस बीमारी से वे सुरक्षित बच गए थे। और उसके बाद ये चीजें हुई। और आपने ये सही बताया कि जैन लोगों में बड़ी संख्या में जो लोग लोढ़ा सरनेम लिखते हैं वो लोधा ही हैं। और चूंकि राजस्थान और गुजरात में ये चलन है कि लोधी हो, महालोधी हो, कोई भी हो, वो लोधा ही जी, लिखते जी, हैं। और फिर वो कन्वर्ट होके लोढ़ा हो गया। और उसके अलावा जी, ये भी हुआ कि जो लोग जैन थे, उनके आज भी जो मंदिर राजस्थान में अनेक स्थान पर हैं, जिसमें जैन अनुयायी पूजा पाठ करते हैं, काम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पर उसमें आज भी लिखा हुआ है कि ये फला लोधी ने बनवाया। उसमें लोधा भी नहीं, लोढ़ा भी नहीं, लोधी लिखा रहता है कि फला फला लोधी ने जी, बनवाया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि वो लोग हमारे लोगों में से ही रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं RN लोढ़ा साहब। उनके सामने भी हमारा एक इशू गया था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि लोधी जी, समाज जी, जो है पिछड़ा वर्ग में तो आता है, मगर लोधी समाज विमुक्त जाति में भी आता है। विमुक्त जाति मतलब ऐसी जातियां जिन्हें जी, अंग्रेजों ने, जिससे अपराधी जाति घोषित कर दिया था, क्योंकि वो लोग अंग्रेजों से कोई समझौता, सुलह समझौता जी, नहीं जी, करते थे और हमेशा उनसे लड़ने के लिए अग्रसर होते थे। तो 127 जातियों को 1871 में, तो तब जी, बिल्कुल तो सही, उन बिल्कुल। RN लोढ़ा साहब को मालूम था कि मैं लोधा हूँ, लोधी हूँ। तो उनकी कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला विमुक्ति जाति का आया था, जी, तो उन्होंने सेक्रेटरी को नोटिस देके अपने भारत सरकार के सेक्रेटरी को बुला लिया था और अपने समझ में उपस्थित कर लिया था। और फाइल फेंक के उनकी ओर से कहा था कि विमुक्त जातियां और घुमंतु जातियां जो है, इन पे आप सही जानकारी, ठीक जानकारी क्यों नहीं देते हैं और ठीक पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे हैं। तो जैन समाज का और लोधा समाज का कैसे संबंध है, और किस घटना से ऐसा हुआ था, वो मैंने थोड़ा आपको बताने की कोशिश, ताकि आपको अपडेट रहे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने इसका अर्ज नहीं, किया बहुत है। बहुत आभार इसका, क्योंकि ये चीज़ें नहीं, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, इस तरह बहुत-बहुत से, धन्यवाद, आपने इतनी इस महत्वपूर्ण तरह जानकारी मेरे को दी। हाँ, नहीं नहीं, मुझे 1200 सालों का इतिहास, चूंकि बिल्कुल सही मैंने कहा सर सोचा आपने, जैसा कि अपडेट कर दूं। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण, छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। नहीं, बिल्कुल, उनमें से बिल्कुल कोई सही। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और आपने जैसा बताया कि जो
जी, जी, जी। आपने बताया कि अंग्रेजों ने हमें आपराधिक जातियाँ हम्म। घोषित कर रखा था और बिल्कुल सही उसका उसका ही खामियाज़ा हाँ, आज तक हम एक्चुअली लोग क्या कोई भुगत कोर्ट रहे हैं। प्रोसीजर नहीं था, कोई तो चालान डायरी कोई गवाह जिसकी सबूत वजह से की आज जरूरत हम नहीं थी। क्योंकि हमें जिस वर्ग में रख दिया था, सीधे हमको सजाएं देते थे और सीधे हमारी प्रॉपर्टी छीन लेते थे या नष्ट करते थे। और उसी के नाते हम देश भर में इसी में आते हैं। और अभी भी बिल्कुल, बिल्कुल। भारत सरकार की एक सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को और सारे गवर्नमेंट केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिख के कहा है कि लोधी लोधा समाज विमुक्त जाति में आता है और आपके यहाँ की जो सूची है उसमें इन्हें जोड़ा जाए। 18 अगस्त को लेटर लिखा है, हम नहीं लिखवाया है। और मैं इसका जो सरकार का, भारत सरकार का जो आयोग रहा है जी। भारत सरकार का, उसमें सलाहकार भी रहा हूँ, इसलिए मुझे सब मालूम है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, वो वास्तविकता यही है कि आजकल जो लोग अन्य चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो वो इस चीज़ को छोड़ कर के इस जो मेन टॉपिक है, उसको पकड़ना भी चाहिए लोगों को। भाई, विमुक्त जाति का होना मतलब आपका देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होना। आपके कारण ही देश आजाद हुआ है। महत्वपूर्ण योगदान, आपके बिल्कुल कारण ही सर, देश आजाद हुआ और आपके कारण। बिल्कुल और उस पर लोधी टॉप पर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात हमारे लोग ना जानते हैं ना मानते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। तो जारी रखिए हितेश भाई। बहुत सर यही बताने की कोशिश करते हैं। नहीं, नहीं, आप अच्छी जी, जी। जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा अ, भी जो जानकारी है, कृपया हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। जी, बिल्कुल, मैं एक महत्वपूर्ण जी, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण मैं शौर्य गाथा को बताने के लिए चाहता हूँ क्योंकि ये जो शौर्य गाथा है वो बहुत ही इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोधी समाज में भी एक ऐसा राजा हुआ है जिसने मात्र 12 साल की उम्र में जहांगीर जैसे राजा को हराया है। तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हीरापुर जो रियासत है इसके जो हम्म, पूर्वज हुआ करते थे उनमें एक राजा जगन्नाथ सिंह हम्म, जुदे हुआ करते थे। वो बहुत ही उन पर माँ विंध्यवासिनी देवी का हम्म, आशीर्वाद था। उन्होंने उस समय पर एक महाशक्ति करके एक यज्ञ हुआ करता था तो उस टाइम पर उन्होंने ये यज्ञ किया था तो तब उनको राज राजेश्वर की उपाधि मिली थी और ये उपाधि और ये यज्ञ करने वाले उस टाइम पर ये सबसे पहले हम्म, राजा हुआ करते थे। तो उन्हीं की वंशावली में 19वें नंबर पर जब वंशावली चलती है तो 19वें नंबर पर एक महाराज अजीत सिंह हुआ करते थे। हम्म, तो महाराज जो अजीत सिंह थे उनका बटियागढ़ एक रियासत हुआ करती थी। ये रियासत काफ़ी वैभवशाली, काफ़ी अपने शौर्य पराक्रम के लिए विख्यात थी। तो चारों तरफ इसका मतलब अच्छा वो था हम्म, प्रसिद्धि काफ़ी इसकी चारों ओर फैली हुई थी। तो हम्म, उस टाइम पर इनके पड़ोसी एक राजा वगैरह एक्चुअली उनका नाम या और रियासत थोड़ा कन्फर्म नहीं हो पा रही है। ये चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द हम ये चीज़ भी पता लगा पाएँ। तो जो हम्म, पड़ोसी राजा हुआ करता था अ, उन्होंने जहांगीर को इस चीज़ के लिए बताया कि ऐसे-ऐसे हमारे पास में राजा अजीत सिंह की बटियागढ़ रियासत है और इस पर हमको कब्ज़ा चाहिए या हमें युद्ध करना है, आक्रमण करना है। तो इस तरीके से उन्होंने एक षड्यंत्र हम्म, रचा और जहांगीर की सेना के साथ में जो बटियागढ़ थी उस पर आक्रमण कर दिया। तो उस टाइम हम्म, पर उनकी जो अजीत सिंह थे उनकी पत्नी और उनके बेटे थे महाराज तेजी सिंह, जो कुंवर तेजी सिंह थे वो अपने नाना के यहाँ पर गए हुए थे उस टाइम पर, तो वहाँ पर थे नहीं। हम्म, तो उन पर आक्रमण हो गया था। जब आक्रमण हुआ तो जो बटेगढ़ था, उसके जो वीर योद्धा थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से युद्ध लड़ा। क्योंकि जो जहांगीर था उस टाइम पर मुगलों का काफ़ी अच्छा बोलबाला था पूरे भारत में। तो हम्म, मुगलों से टक्कर लेना उस टाइम पर इतना आसान नहीं हम्म, था। लेकिन फिर भी जो भी योद्धा थे क्योंकि विशाल सेना के सामने रुक पाना इतना आसान नहीं था। जो भी हम्म, लोधी क्षत्रिय थे उन्होंने अच्छी तरीके से सामना किया। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब हम्म, उनको अपने हथियार डालने पड़ रहे थे, तो उन्होंने उनमें से ही कुछ जो राजा के हितैषी हुआ करते थे, उन्होंने सलाह दी कि हम्म, आपको राजा साहब की जो गुप्त जगह होती है, तो उसमें छिप जाना चाहिए। हम्म, तो जो के हितैषी थे उनको हम्म, जो राजा अजीत सिंह थे, उनको गुप्त स्थान पर जाने का बोला। तो वो पहले तो उनकी बात नहीं माने, लेकिन काफ़ी समझाया तो वो चले गए। तो जब जाने के बाद ना तो जो जहांगीर था, उनसे युद्ध हुआ।
और उसके बाद में जो राजा के बाकी के जो योद्धा थे उन्होंने हथियार डाल दिए थे उस टाइम पर या फिर मारे गए। तो राजा अजीत सिंह को खोजने का आदेश दिया गया। राजा अजीत सिंह को खोजा गया लेकिन वो नहीं मिले। तो जो जागीर था क्रूर किस्म का इंसान था, तो उसने जो पूरा जो भी राज था उनका उसमें आग लगाने का आदेश दे दिया कि जो इनका राजमहल है इसमें आग लगा दो। तो जो गुप्त स्थान था हम्म उस पर भी संदेह हुआ कि ये ऐसे काम करे कैसे, तो उसमें अभी आग लगवा दी गई। तो परिणाम ये हुआ कि हम्म जो महाराज अजीत सिंह थे और उनका जो परिवार था उस टाइम पर मौजूद फतेहगढ़ में, वो पूरा जल चुका था उसमें। तो ये बहुत ही हम्म बुरा हुआ था उनके साथ में। तो जब वो जीत गए थे इस चीज को, हम्म तब वो लौटने लगे वहां से। और ये खबर कि हम्म महाराज अजीत सिंह के साथ में ये दुर्घटना हो गई और जो पड़ोसी राज ने षड्यंत्र करके उन पर आक्रमण कर दिया है। तो इस चीज को लेकर के जो हम्म महाराज तेजी सिंह थे नाना के यहाँ पर, ये चीज उनको पता चली। तो उनकी माँ थी ज्ञान देवी, महाराज तेजी सिंह की। तो महाराज तेजी सिंह की पत्नी, सॉरी माँ, ज्ञान देवी और वो खुद तो अपने नाना के यहाँ से एक सेना की टुकड़ी लेकर के चल दी है। हम्म जब वो आए और झाजी यहाँ से लौट करके जा रहा था जीत करके युद्ध, हम्म तो आपस में दोनों का टकराव हुआ। तो मात्र उस टाइम पर 12 या 13 वर्ष की उम्र थी महाराज तेजी सिंह की। तो इतनी वीरता से लड़े हम्म थे कि जितनी भी सेना थी आपस में जहांगीर दोनों का की टकराव हुआ, उनको परास्त कर दिया मात्र बुरी उस टाइम तरीके पर से। 12 या 13 वर्ष बहुत की ज्यादा उम्र थी महाराज पराक्रमी तेजी सिंह तरीके की। से लड़े थे। तो इतनी तो जो वीरता से लड़े थे जहांगीर कि हुआ करता था जितनी वो भी ये सेना देख थी करके आपस दंग में हो गए दोनों कि का मात्र टकराव 12 साल का उनको बच्चा इस परास्त तरीके कर से दिया लड़ रहा बुरी है। तरीके से। इतनी 12 या 13 वर्ष की बहुत उम्र ज्यादा थी महाराज पराक्रमी तेजी सिंह तरीके की। से लड़े थे। तो इतनी तो जो वीरता से लड़े थे कि उन्होंने जब जितनी देखा भी ये सेना झांकी थी ने देखा ये आपस में चीज, दोनों तो का झांकी ने 12 साल का अपना बच्चा जिस सरेंडर तरीके से कर लड़ दिया रहा है और तो कहा 12 कि या 13 मैं वर्ष की इतना ज्यादा खुश थी हूँ महाराज कि तेजी सिंह आप की। तो इस इतनी बटेगर को वीरता छोड़िए, उन्होंने जब भारत में देखा कहीं ये भी आप झांकी ने देखा स्वतंत्र ये राज चीज कर तो सकते 12 हैं। साल का बच्चा जिस आपको ये तरीके मैं से लड़ कहता रहा हूँ और है आपको और राजा की कहा कि पदवी मैं देता हूँ। ज्यादा आप खुश हूँ भारत में कि कहीं भी आप स्वतंत्र राज ये इस बटेगर को आपको छोड़िए मुगलों से उन्होंने कोई जब देखा परेशानी नहीं ये होगी, झांकी ने देखा स्वतंत्र ये राज चीज कर तो सकते हैं। 12 साल का बच्चा जिस आपको तरीके से ये लड़ रहा है उन्होंने और उस टाइम की कहा बात कि है। मैं तो फिर आप उन्होंने भारत में कहीं भी ये स्वतंत्र सब राज्य किया था। बटेगर फिर उसके बाद में महाराज मुगलों तेजी से सिंह कोई ने परेशानी नहीं तेजीगढ़ होगी बसाया स्वतंत्र था। राज कर फिर सकते हैं। हीरापुर आपको ये बसाया मैं था। कहता हूँ और तो आपको उस टाइम राजा की पर बात जो है उनका आपने आशीर्वाद चला रहा था, माँ ये विंध्यवासिनी ने सब किया था आशीर्वाद दिया था उसके बाद में महाराज महाराज तेजी सिंह जगन्नाथ ने सिंह को कि तेजीगढ़ बसाया आपका था जो वंश है फिर वो हीरापुर हमेशा ही बसाया रहेगा, था। मतलब आपके कुल तो में उस टाइम हमेशा पर ही जो रहेगा। उनका आशीर्वाद तो इस चला रहा था तरीके से माँ आदर्श विंध्यवासिनी ने जो आशीर्वाद रहता दिया था उसके बाद था, महाराज ये जगन्नाथ वर्तमान में भी देखने को सिंह मिलता है। आपका जो वंश है वो क्योंकि जो हीरापुर वर्तमान में ये जो आपके कुल हीरापुर में के जो हमेशा ही वंशज है तो इस महाराजा तरीके कौशलेंद्र से जी, जैसे भी है किसी भी परिस्थिति में, लेकिन आज भी उनको चारों तरफ राजा साहब के ही नाम से बुलाया जाता है। और आज भी वो अपने स्वाभिमान से कोई भी समझौता नहीं करते हैं। हम्म ये हीरापुर के महाराज तेजी सिंह का एक शौर्य बखान का जो हकीकत है। और कुछ बोलते ना कि हम लोधियों के साथ में बहुत बड़ा पक्षपात हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो इतिहास है वो लिखा नहीं गया। देखिए जो तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज होती तो महाराज तेजी सिंह का ना ये। बिल्कुल ये जो जहांगीर का हमला हुआ था उसमें पास की जी जी। जो रियासत थी गड़ाकोटा उन लोगों ने उसको बुलाया था हमला अच्छा करने के लिए। हाँ, जी जी, गड़ाकोटा को। गड़ाकोटा सागर में जी आता है जी। अभी। तो ये गड़ाकोटा में, जी गड़ाकोटा में मतलब किस कुल से राजा थे? नहीं, मैंने डिटेल मैंने किसी और वीडियो में बताया हुआ है। तो उसमें गड़ाकोटा अभी सागर जिले में रियासत आती है और वहाँ के गोपाल भार्गव एक मंत्री इस समय होते हैं। वो वहीं से हैं। तो उस समय एक अलग रियासत होती थी, उन्होंने ही जो है जागीर को आमंत्रित किया था। और कौशलेंद्र सिंह जी को आजादी के बाद 100 एकड़ जमीन भारत सरकार ने देने की घोषणा की थी। और वो जमीन जब लेने गए तो मालूम पड़ा कि वो जी वन जी क्षेत्र में आती है, तो उनके पास 1 एकड़ भी जमीन अभी नहीं है। ये बात सही है और हम लोग भी उनके प्रयास कर रहे हैं कि उनको ये जमीन मिल जाए। जी बिल्कुल। और क्योंकि कुछ जमीन ऐसी भी है जो वन क्षेत्र में नहीं है, तो वो तो कम से कम जी 4 5 6 एकड़ वो तो मिल ही सकती है। और हम ये प्रयास करेंगे कि उनको उनका हक कैसे भी मिले और मध्य प्रदेश सरकार इसको लौटाए। बिल्कुल। तो ये सब करना मुझे लगा तो मैं आपको बताऊं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपने देश नहीं के बिल्कुल लिए बिल्कुल हमारे सही समाज आपने के कहा लिए ये चीज इतना बड़ा उनको काम किया, का हक दिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि हमारे युवा आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे काफी सारी
चीजों बहस करते हैं, इसी चीजों में बात करते हैं, मतलब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो तो खामोशी रखते हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि उनको ऐसे विषयों पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी। इसके अलावा कोई है? हकीकत में यही बात है कि हाँ हाँ। साल पहले मुझे बिल्कुल भी इतिहास के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब एक दिन मुझे पता चला मैं एक्चुअल में हूँ कौन, तो अंदर का जो मेरा इंसान है वो जागा, लोधित्व है वो जागा कि भाई मुझे अपने बारे में जानना चाहिए। तो मैंने फिर 1 साल से पढ़ रहा हूँ, अपने इतिहास पर जानकारी इकट्ठा ही कर रहा हूँ बस। तो यही मैं सोचता हूँ कि हर इंसान को ना, हर जो हमारे लोधी समाज से ताल्लुकात रखता है, प्रत्येक लोधी क्षत्रिय को ना अपने बारे में जानना चाहिए। और जिस दिन मैं दावा करता हूँ कि जिस दिन लोधी क्षत्रियो को अपने बारे में पता चल गया हम कौन है और अपने हक के लिए आवाज उन्होंने एक एकजुट होकर के बुलंद कर दी, उस दिन लोधी क्षत्रियों के उत्थान को कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो लोधी क्षत्रिय हैं, एक्चुअल में मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को ना हमेशा मिसगाइड किया गया। सही बात है। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे, आप भी जानते हैं हमारे समाज में जो भी थोड़ा सा अपना रेपुटेड पर्सन होते हैं वो अपने अलग से एक संगठन, एक अलग से राजनीतिक पार्टी लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोधी क्षत्रियों को, लोधी समाज को बांटने का काम कर रही है। तो अभी भी प्रेजेंट में मैं एक चीज देखता हूँ कि एक गुट ऐसा है जो अपने आप को लोधी क्षत्रिय मानता है, एक गुट ऐसा है जो अपने आप को लोधी केवल कहता है कि मैं शूद्र हूँ, और इसलिए कहता है क्योंकि वो ओबीसी में आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में इतना कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि उनको खुद समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं हूँ कौन। तो आपके जागो लोधी समाज जो पटल मुझे दिया, आज मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, और ये मुद्दा काफी समय से चला आ रहा है। और ये मुद्दा ये है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोधी क्षत्रिय कौन है, लोधी क्षत्रिय है या शूद्र है, और इस पर मैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। क्योंकि आजकल बहुत सी चीजें देखने को मिल रही हैं और ये चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम अपने, जैसा कि हम शुरू से योद्धा रहे हैं, अगर योद्धा गुण को देखें तो इसे कोई नहीं रोक सकता कहने से मुझे कि मैं एक प्रिय हूँ। क्योंकि हमारी शौर्य गाथा को आप पूरे इतिहास को उठाकर देखिए, हमने एक से एक बड़ा युद्ध जीता है, एक से एक बड़ा काम किया है, और एक जो क्षत्रिय में गुण होते हैं वो भी हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो इस चीज को कोई नहीं रोक सकता कि युद्धि गुण से क्षत्रिय है, और एक जो क्षत्रिय में गुण होते हैं वो भी हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो इस चीज को कोई, अब बात करूं कि चूंकि वर्तमान लोधी एक किसान जाति का है, तो मैंने मनुस्मृति में इसमें बताया गया कि जो पशुओं का व्यवहार करते हैं या पशुओं का रक्षा करते हैं या जो है वो, या फिर जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वो लोग ना बैन में आते हैं। तो किसी भी एंगल से लोधी कैटेगरी नहीं जा, तो मुझे लगता है क्यों अपने स्वार्थ के लिए लोग लोधियों को शूद्र बता देते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करती है। अगर किस जाति है तो किसान जाति नहीं आती, किसान एक व्यवसाय का गुण है। तो ये मनुस्मृति कह रही है, मैं नहीं कहा। तो अगर मनुस्मृति भी देखो तो आप बेस्ट हैं। अगर आप अपने खुद को देखते हो, खुद के इतिहास को देखते हो, और कुछ चीख चीख कर कहता है कि आप क्षत्रिय हो, तो ये शूद्र वाला ना तो हमारा कोई काम रहा है कभी, और ना ही कभी गुड़ रहे हैं। तो ये जो विचारधारा है इसको खत्म किया जाना चाहिए। आपका कहना सही है, क्योंकि किसी जाति का निर्धारण करने के लिए वैसे, और अगर अगर देखें तो उन 18 बिंदुओं से तय होता है कि आप जी जनरल में हैं, ओबीसी में आना चाहिए, आपको एससी में रहना चाहिए, एसटी के 18 बिंदु पे ये काम करता है सामाजिक न्याय विभाग भारत सरकार का है। और हम लोग दो कैटेगरी सभी को मालूम है कि ओबीसी में है
और 2-3 राज्य ऐसे, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, जहाँ हम लोग आदिवासी में आते हैं। और बाकी तो देश में जो हम लोगों क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया जी था, उसके कारण हम विमुक्त जाति में आते हैं। तो इस तरह हम देश भर में देखे तो 3 कैटेगरी में अलग अलग जगह के लोग आते हैं। तो ये सब बहुत सारा एक विषय है जी जिसके बारे में लोगों को सामाजिक अध्ययन भी होना जरूरी है, सामाजिक विज्ञान पढ़ने की जरूरत है। और गवर्नमेंट की जो रीति नीति है, गवर्नमेंट के क्या मापदंड है किसी जाति का निर्धारण करने के लिए, ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब मैं भारत सरकार के आयोग में रहा, विमुक्तो गोमंतु जनजाति आयोग में, बिल्कुल। तो 18 बिंदुओं पर ही तय होता था कि कौन सी जाति कहाँ रहेगी। तो हम हमें ये भी अधिकार दिया गया था कि देश में जितनी जातियां हैं उनको बारे में आपको, अगर नई जाति आती है तो उसको आप सिफारिश कर सकते हो कि ये नई जाति ओबीसी में रहेगी, एससी में रहेगी, एसटी में रहेगी, जनरल में। तब हम लोगों ने देश में नई 264 जाति ढूंढी थी उस समय। ये जी 2013 से 2018 के बीच की बात है। तो हमने 264 नई जातियां ढूंढी थी। और चूंकि हम लोग तो पहले से थे ही मुक्त में, तो हमारा को लेके कोई प्रश्न था ही नहीं। मगर अन्य जातियों को हमने अलग अलग कैटेगरी में रिकमेंड किया था और वो हो चुकी हैं। इसके अलावा मुझे लगता है बहुत काफी जानकारी आपने दी है। मगर इस जी मसले पे और भी कुछ जानकारी आपके पास हो तो थोड़ा बताएं। नहीं, देख खासतौर पे यूट्यूब के मेरे माध्यम से आप जो जो इतिहास के जनजागृति गुरु है। करते हैं। जी, मतलब ये जो यूट्यूब पे आप कुछ वीडियो जी भी बिल्कुल। बनाते हैं, काम भी करते हैं, यूट्यूब का तो एक इसको ऐसा। लेके स्टडी आप किस तरह से करते हैं? क्या पैमाने होते हैं, क्या मापदंड होते हैं, किस तरह की प्रक्रिया आप अपनाते हैं? थोड़ा इस बारे में बताएं ताकि यूट्यूब पे जो लोग हमारे रुचि रखते हैं वो लोगों को थोड़ी जानकारी मिल पाए। जी जी जी। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करता है। क्योंकि मैंने जब भी अपने लोधी समाज के संबंधित में वीडियो डाली हैं, तो मुझे पाकिस्तान से भी कुछ कॉलें आई हैं, पाकिस्तान से भी मैसेज आए हैं, लंदन से भी आए हैं, नेपाल से भी आए हैं। मतलब अलग अलग जगहों से जो लोधी क्षत्रिय लोधी समाज के लोग बाहर रह रहे हैं, उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, उससे अधिक जानने की कोशिश की है। तो जो भी हम वीडियो डालते हैं, जो भी जानकारी हम इकट्ठा करते हम्म। हैं, किसी भी टॉपिक पर जो वीडियो डालनी होती है, तो उसके ऊपर एक्चुअल में जो रियल जानकारी है वो हमें हमेशा कलेक्ट करनी होती है। और इसके लिए अलग सोर्सेस हो सकती है, इंटरनेट हो सकती है, इतिहास की पुस्तकें हो सकती हैं, या फिर आप जैसे कुछ महान इतिहासकार हैं जो अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनसे मैं बेझिझक कांटेक्ट करता हूं। जैसे कई बार मैंने बीके सिंह जी को कॉल किया है, और मेरे कुछ इतिहास से संबंधित में कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो मेरे गुरु हैं योगेंद्र सर, उनके पास कॉल करता हूँ। एडवोकेट जो ग्वालियर में है, क्या नाम उनका, संजय भैया है, तो संजय। उनसे भी मैं कांटेक्ट करता हूँ। तो मैं अलग अलग लोगों से मैं जान करता हूँ जो मुझे रियल। और चूंकि अपना इतिहास एक ऐसा इतिहास रहा है कि सटीक ही ज्यादा मिल पाती है अलग अलग लोगों से लेने पे भी, तो जो सटीक लगती है फिर उसी को एक अच्छा रूप दे करके तैयार लोगों तक पहुंचाता हूँ, ताकि वो हमारे समाज के बारे में लोगों की थिंकिंग बनी हुई है, या जो अपनी समाज के लोगों में कंफ्यूजन है, वो लोगों की दूर हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हम्म। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड काम करता है यूट्यूब। तो आसान तरीका हम्म। है पूरे वर्ल्ड में ये जानकारी पहुंचना। तो मैं तो कहता हूँ, जो हम्म। भी व्यक्ति या जो भी मेरा भाई अगर यूट्यूब पर काम करना चाह रहा है या कर रहा है, तो वो बेझिझक होकर के मुझे मैसेज या कॉल करे। मैं बिल्कुल जो भी मेरे पास जानकारी होगी, मैं बिल्कुल उसकी हेल्प करूंगा। कोई समस्या नहीं है। हम्म। हम्म। ये तो आपने देखा, मगर लोधी ये जो जाति है और जो लोध गुण है वो काफी पुराना है। और अगर आप डीएनए की बात करेंगे तो हमारे देश के जो मूल निवासी हैं वो 6000 वर्ष पुराने हैं। तो आप अगर हमारे देश की बात करेंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी जिस तरह के लोग रहे जो कि भारत के मूल निवासी थे, तो इनका जी पुराना है। बाकी आप ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वो 3.5 है। वो लोगों को बाहरी लोग माना गया है और बाद में आक्रमणकारी की श्रेणी में भी रखा गया है। ये तो जो, चूंकि आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा भी कुछ जानकारी देनी चाहिए जी उन्होंने जी कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ रुचि की जानकारी और
कुछ आप। क्योंकि सर मेरे ऑलरेडी मैंने बताया कि जिनसे मैं जानकारी कलेक्ट करता हूँ, जैसे बीके सिंह लोधी हुए, योगेंद्र सर हुए, वो ऑलरेडी इस जागो लोधी समाज के पटल पर आकर के मैं हम्म जानकारी कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि रूह है वही है, उसका देखा तो हम्म मतलब नहीं था। तो जो मेरे पास जानकारी थी, हम्म महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं दे चुका हूँ। और अगर किसी जो भी हम्म, दर्शक देख रहे हैं उनमें से अगर किसी सवाल है तो वो आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एडमिन श्री विजय सिंह लोधी जी जुड़ चुके हैं और वो दर्शकों के उनके अपने कुछ प्रश्न होंगे वो आपसे जरूर लेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सीधे आपसे ही प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रमोद सर। हितेश जी, मेरा एक प्रश्न था आपसे कि आपका यूट्यूब पे जो आपने लोधी सोरे गाथा के नाम की एक जी सीरीज चालू की थी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और जी सर। इसके ऊपर आपने कौन कौन सी वीडियो अभी तक बना चुके हैं जो हमारे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। जी सर, मैं जब यूट्यूब पर जो है अपने समाज से संबंधित जानकारी नहीं रखता, मतलब मैं एक आम लोधी था, जो ऐसा लोधी जो सोया हुआ है, इसका भी हम देख रहे हैं कि सोया हुआ है। तो उसी टाइम से जब मैं तो एक दिन में मैं क्यों ना अपने घर में खुद बजाऊं, तो मैंने सर्च किया तो मुझे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। यहाँ तक कि बस एक अपने अनिल करके ग्वालियर से अनिल सिंह और वो ही बस यूट्यूब पर काम कर रहे थे, एकमात्र उन्हीं की वीडियो बार बार आ रही थी और किसी की मुझे वीडियो नहीं मिली। तो मुझे ये देख करके बड़ा दुख हुआ कि आज जो कि बिल्कुल मॉडर्न टाइम है और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरा वर्ल्ड देखता है, और यहाँ पर अपने बारे में कोई ना तो जानकारी है, ना ही कोई सॉन्ग्स है, ना ही कोई अपनी सौरगाथा को लेकर कुछ पर है। मुझे अंदर से ना बहुत दुख हुआ। तो जो ना उसी चीज को मैंने कहा कि भाई मुझे ना अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। देन मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया और उसके बाद छोटी सी शुरुआत की। सबसे पहले मैंने अपना जिस हिसाब से अपनी वंशावली एक छोटा-सा रैप टाइप से कविता रैप मिक्स करके एक नया स्टार्ट किया। मैंने वो अपलोड किया, अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि भाई मुझे भी करना चाहिए लोगों का अच्छा मतलब जो बाकी के जो भी है वो समाज सब लोग ना इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ को, व्यक्ति यार उस चीज़ का चलन। तो मैंने वो चीज़ वहाँ पर डाली तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। देन उसके बाद कुछ सामाजिक समस्याओं को लेकर वीडियो बनाई कि क्या चल रहा है, किस तरीके से आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको बेनकाब। मुझे लगता है कि मैं एक आम भी मुझे अपनी बात कहने का पूरा-पूरा हक है कि जो मेरे समाज में जो हो रहा है, उस चीज़ को आम लोगों की हकीकत है। और वहाँ समाज में कुछ होता ही कुछ समस्या होती कुछ क्या करता है, अगर किया है तो बस अपने मुझे मतलब पड़ रहा है। लेकिन अब मैं चेंज हो गया है, अभी भी हमारी हमारी पहले वाली पीढ़ी, तो उन समस्या इसलिए भी तो मैं धीरे-धीरे पीढ़ी को चला और जो भी अचानक के समय में गलत कर रहे हैं, कुछ स्ट्रिक्ट ऑपरेशंस किए और लेके आ रहा है अब बात तो उससे मुझे अच्छा कारण मिला, काफ़ी लोग मेरे से जुड़ते गए, फिर हम लोग देन उसके बाद कुछ लोगों ने भी कहा कि अब आप गानों पर काम करना चाहिए, सौर गाथा पर काम करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने जितने राजाओं को पढ़ा ना उसमें से मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा मैं उनसे इंस्पायर था। मुझे उनका व्यक्तित्व ना बहुत सबसे अलग लगा। जो लोग अन्य जो सुनते हैं उनके राजाओं को जब सौर्य बखान करते हैं, जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और भी अन्य, तो जब मैं उनको देखता हूँ और अपने ईश्वरदास लोधी को देखता हूँ तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि इस लोधी जिन्होंने मित्रता के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, ना सोचे समझे कि भाई मेरा क्या है, केवल क्षत्रिय धर्म निभाने। तो मुझे लगा कि भाई सबसे पहले ना आगे लाना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले कई समय से देखता रहा हूँ, कई सालों से ये देखता रहा हूँ कि केवल ऑल इंडिया केवल महारानी अवंतीबाई किसी को नहीं जाना जाता। अगर कहीं-कहीं नाम सुनने मिलता है तो महाराज हृदय का नाम सुनने को किसी को नहीं जाना चाहता। तो मुझे लगा कि जो हमारे राजा हैं और हमारी शौर्य गाथा है, इनको पूरे समाज के सामने लाना चाहिए, अपने लोधियों के सामने तो लाना, लेकिन बाकी के लोगों को ये दिखाना है कि भाई हमारे पास में ना हैं, ये हम इनके वंशज हैं। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई, फिर मैंने खुद
जैसे कि बताया कि मैं कभी भी तक भी हूँ, कई सारी मैंने रचनाएँ की हैं कई सारी। तो मेरे दिमाग में आया मैंने खुद का एक लिरिक्स की महाराज ईश्वरदास लोधी के जो योगेंद्र सर हैं और अनिल सिंह जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उनसे मैंने उनके बारे में डिटेल्स जब उन्होंने अच्छी तरीके से मुझे प्रोवाइड कराई, तो मैंने उसे एक गीत का स्वरूप दिया और फिर अपने ही समाज के सिंगर हैं नितिन लोधी, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो अच्छे सिंगर हैं, तो मैंने उनकी मदद से उन्होंने जब कहा मैंने उनको बताया कि समाज के लिए भाई गाना गाना है, तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल मैं हमेशा तैयार हूँ और आप कभी भी मुझे कॉल करो, आप कभी भी आओ, बिल्कुल मैं चलूँगा आपके साथ में, कोई इश्यू नहीं है। तो उन्होंने मेरा साथ दिया, तो फिर गाना इसके बाद में आप लोगों के सामने 1 तारीख को रिलीज़ हो चुका है और इसके बाद जो मेरे अब आगे जो वो है, तो लोधी एंथम सॉन्ग, तो लोधी एंथम सॉन्ग मैंने लिखा है। अब उस पर काम मैं शुरू कर दिया हूँ कि एक के बाद एक शौर्य गाथा है, क्योंकि हमारे लोधी राजपूतों में इतने एक से एक महान राजा हुआ है, इतने इतने अच्छे-अच्छे काम किए ना कि एक सॉन्ग में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए ना और इस चीज़ को लेकर के ना फ़क्र होता है कि शायद ही किसी अन्य जाति या अन्य राजपूत कुल के पास में इतनी शौर्य गाथा है या इतने अच्छे-अच्छे काम होंगे जो उसे इतना सोचना पड़े कि मुझे भाई सीक्वेंस लाने हैं और एक के बाद एक लाना है शौर्य गाथाओं में। जबकि ऐसा देखने को मिलता है। तो अपने पास में तो इतनी चीज़ें हैं कि अगर मैं एक गाने के 4-4 5-5 लोग राजाओं को रखूँ या 4-4 5-5 अपनी शौर्य गाथाओं को रखूँ, तब मेरे पास में बहुत से शौर्य गाथाओं के सीक्वेंस रहेंगे। तो यही है कि अब आगे शुरुआत कर दी है तो अब पीछे तो हटने का नहीं, आगे देखते हैं अब लोधी एंथम सॉन्ग बहुत ही पसंद आएगा और ऐसा सॉन्ग लिखा है कि हर जो भी लोधी क्षत्रिय सुनेगा तो उसे अपने अंदर का स्वाभिमान नहीं मतलब जो खो चुका है ना स्वाभिमान को, उसे महसूस करेगा और फिर से मैं चाहता हूँ कि बस वो उनके अंदर का जो स्वाभिमान है ना वो जाग जाए, जिससे कि आपके लिए आवाज़ उठा सके और जो भी उनके साथ में अन्याय है, जो भी चीज़ गलत है, जो भी मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं अपने लोगों को, उनके मुँह पर ये चीज़ें बोले भाई तू गलत है भाई बस। तो ये बस मैं चाहता हूँ कि हमारा आम हितेश लोधी जी, मैं जाग आपकी जाए बात से बस। बिल्कुल सहमत हूँ कि लोधियों का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और इसके ऊपर आपने एक यूट्यूब पे भी मैंने आपका एक वो देखा हुआ है आपका वीडियो। तो इस वीडियो के बारे में जो आपने स स साक्ष्य रखे हुए हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँगे तो उनके भी लोधी क्षत्रिय क्यों हैं? आपने हमारे जो शास्त्र हैं उनसे तुलना करते अभी तक का जो भी था इतिहास उससे तुलना की हुई है। तो हम चाहते हैं कि आप उनको हमारे समाज के लोगों को भी अवगत कराएँ। जी, बिल्कुल। लोधी क्षत्रियों का जो अब तक का जो रहा है, उसको लेकर के ना कभी मतभेद हो रहे हैं। तो किसी इतिहासकार ने कुछ कह दिया, किसी इतिहासकार ने कुछ कह दिया। तो ये इसलिए हुआ है कि लोधी क्षत्रिय समाज पूरे ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है और जैसा इतिहासकार को लगा ना वैसा लग गया क्योंकि लोधी कभी भी राजाओं में या कभी भी चाटुक किसी से भी समझौता नहीं किया हमारे राजा महाराजाओं ने। कोई टुकड़े फेंक नहीं कि भाई तू मेरा इतिहास लिख दे, जैसे अन्य राजाओं ने किया था कि अपना एक पर्सनल कवि रख उसको स्वर्ण दे दी और अपना वैभव ये गौरवशाली एकदम ऐसा अपने यहाँ कभी नहीं रहा। तो जैसा आया वैसा लिखा। तो ऐसे ही हमारा जो पुराना समय था, जैसा कि हम अब तक हम मैंने पढ़ा है, जो देखा है, तो हमारा जो ऋग्वेद से संबंध होता है और उस ऋग्वेद भी अब वर्तमान में कई लोगों को मुझे कॉल आते हैं भाई कि मेरे को ना वो श्लोक नहीं मिल रहा है। तो वो श्लोक अब उसका ही अर्थ कर दिया गया है। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी चीज़ ऐसी भाषा है उसके एक शब्द के कई-कई अर्थ होते हैं। तो चूँकि लोध का मतलब एक दल भी होता है, लोध का मतलब एक पेड़ भी होता है। तो वहाँ पर अब वो जो प्राचीन जो श्लोक से बदल कर पेड़ लाइक समथिंग ऐसा कुछ कर दिया है। तो अन्य अनुवाद करते ग्रंथ था, उन्होंने इस चीज़ को और ये ग्रंथों के जो सब लोगों को पता रहता है। तो अपन लोगों का वो चीज़ भी बदल के रख दी। तो मैंने और डीपली जानने की कोशिश की तो जो भी अब तक का वो मिला था उसमें बहुत सारे चेंजेस मिले। तो बड़ा हमारे साथ में ही हुआ क्योंकि जब मैं विकिपीडिया या गूगल पे भी लोग बाग क्या करते हैं आज सबसे अच्छा साधन गूगल है। गूगल पे टाइप किया, सर्च किया, तो पीछे पड़ी हुई थी हफ्ते भर में, लेकिन गूगल को एडिट करके ना वहाँ पे भी लिख दिया कि राजपूत वंश से
ताल्लुकात नहीं रखते हैं वगैरह पता नहीं क्या-क्या लिख दिया आपने और गलत लिख दिया, वो भी एडिट कर दिया। नीचे लिखा होता है कि 5000 या 2000 से ज़्यादा एडिट किया गया है वो। तो इस तरीके से अपने साथ में वो व्यवहार किया गया। लेकिन अगर फिर भी मैं जो देखा या जो मैंने पढ़ा है, उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। तो अपना एक पहले ये गढ़संग हुआ करता था, तो अपने योद्धे गढ़संग में कई जातियाँ हुआ करती थी, उसमें अपन लोधी भी हुआ करते थे, जो कि योद्धे से ही लोद्धे हुए थे, लोद्धे से बाद में वो लोधिया लोद्धे कहलाए। तो उस टाइम पर जो योद्धे कौम हुआ करती थी, वो योद्धे कौम केवल ये चीज़ करती थी कि किस राजा से झगड़ा या किसी आक्रमण करना एक जो योद्धाओं की पर्टिकुलर जमीनों का करके राजा की तरफ से लड़ने जाती थी और जब योद्धे बहुत ज्यादा कुशल योद्धा थे तो वो युद्ध जीतने थे उनको जीती हुई जो जमीन थी उसका पर्टिकुलर इनाम के रूप में मिल जाता था। लोधी या योद्धे जाति बहुत बड़ा मतलब एक जागीर का हिस्सा रहा करता था। तो बहुत ज़्यादा रहा और जैसा नरवरिया जी ने बताया कि हम लोगों को आपराधिक जातियाँ घोषित कर दिया गया, हमें शूट आउट का ऑर्डर था या हम पर डायरेक्ट केस चलता था हमें, कुछ ऐसा था नहीं कि जितनी भी हमारी ज़मीन या जायदाद थी सब छीन ली थी। उसी की वजह से ज़मीन जायदादें 1873 में बना दिया था और द क्रिमिनल टाइप्स एक्ट। तो उसके अंतर्गत हमें बहुत सारे और हमारी ज़मींदारी सब छीन ली गई। तो जो हमारे युद्ध जातियों ने जितनी भी ज़मींदारी छीन ली ना, वो सब कुछ आ गया। तो आज जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन तो आधी पॉपुलेशन जो आज समझना हम लोगों ने अपनी आधी पॉपुलेशन ऑलरेडी कर दी। आधी से आधी आधे ने अपनी आहुति दे दी। आप लोग ना शहीद हो गए हैं। मैं नहीं कह रहा ये लोग इतिहास आपको चलेगा कितना कुर्बानी हम लोगों ने दी है। सिर्फ 1871 के जो ट्राइब थे उसमें टॉप पर आया करते थे। तो ग्रंथों में जो भी हुआ था उसके साथ में अब छेड़छाड़ कर दी है। अब अगर आप ग्रंथों को पढ़ो में बहुत कुछ आपको अलग को आप बिल्कुल नेगेटिव मान लीजिएगा क्योंकि वो सब हमारे खिलाफ ना षड्यंत्र है और उसका कारण है कि लोधी राजपूतों का, लोधी क्षत्रियों का ना इतिहास रहा है। उस पर कोई भी दाग नहीं लगा है। लोगों का ना ये जो अन्य लोग हैं। अब कौन लोग हैं वो आप खुद लिखना उचित है। जी सर, किसी का अगर कोई सवाल तो वो आप पूछ लीजिए और सवाल पूछो। मोहन सर, अभी आपका कोई प्रश्न है मोहन सर? नहीं, मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि आज के युवाओं के लिए किस तरह का संदेश ये देना चाहते हैं कि युवाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और काम अगर समाज के लिए करना है तो क्या दिशा, क्या दशा होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? जी बिल्कुल। युवा है ना, मैं पहले भी बताऊँ मिसगाइड या मिसलीड किया जा रहा है। तो जो भी युवा है, जो जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप जो भी है, तो उनसे रिक्वेस्ट रही, भाई हकीकत समझिए कि एक्चुअलिटी क्या है। क्योंकि जो ऐसे इतिहास बता के चला जाता है, वैसी चीज़ें थमा के चलता है। मैं भी छोटा थोड़ा-सा किस्सा बताऊँगा। एक ओबीसी समथिंग लगा के एक व्यक्ति का मुझे मैसेज आया और बोलते कि तुम अपने चाहते हो। तो मैंने कहा भाई ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। मुझे ये बता दो कि तुमने क्यों लगा रखा है? तो उसने कहा मैं ओबीसी में आता हूँ। तो उसने कहा कि भाई ओबीसी में आने का कारण क्या है? बोलता नहीं था। तो मैंने कहा भाई पूछ कर आ, जिसने भी तुझे ओबीसी टैग लगाने को कहा है उनसे पूछ कि ओबीसी में हम आते हैं। जिस भी का कारण हम लोगों को पता चल जाए हम लोग बनाया जिसे हम बर्बाद तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएँगे। 5 तो गाइड करने वाले सब लोग अच्छे थे। वो एक क्या है कि अभी आपको समझ में कम से कम 20 मिल जाएँगे अलग-अलग। काउंट करता ठहरा पार्ट में मैं रुकने मार को तो वो एक
हट जाऊँ, उस राजनीति को नहीं है। और आज के समय में राजनीतिक उद्धार, राजनीतिक सफलता बहुत ज़रूरी है अपने समाज के उत्थान के लिए। तो एक ही क्षेत्र से कोई भी बदलाव होता है, 3-4 भी खड़े भाई अपना समाज भला करना है, आप अपने भाई ऐसा और इंडिया मैं भी जुड़ सकता हूँ एक जो का और उस सम्मान हाँ, पढ़ के हितेश देखा जी, था, उसे कोई फॉलो नहीं करता। तो एक संविधान, एक संगठन ये एक पूरा एक जगह और कलेक्टिव बैठे हैं तरह के यूज के लिए तो जो भी यूज है उन लोगों हितेश हितेश को जी, मैं थोड़ा रुका। हितेश जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, थोड़ा आप नेटवर्क में आएँगे तो आवाज़ बढ़िया आएगी सर, आपकी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा, कट-कट के आवाज़ आ रही है सर। हाँ, हितेश जी, 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 अभी अभी और हाँ, आवाज़ सही हो गया, आवाज़ सही हो गया हितेश जी। हाँ, इसी नेटवर्क में रहिए और अपनी बात को कंटिन्यू करिए। जी, अभी आ रही है आवाज़? तब यही कहा कि लुदी संत युवा है, उन लोगों को अलग-अलग अलग-अलग दुकानें खोले थे। तो उन लोगों को ना मुँह पे बता कि भाई तुम्हारे संगठन से क्यों जुड़ूँ? क्या मतलब बनता है? मेरा भला-बुरा मानता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और ये संगठन खोल के बैठे ना इनकी दुकान ऑटोमेटिक बंद होगी जब इनसे कोई जुड़ेगा नहीं, आपको कोई फ़ोन नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ना 6 राजनीतिक पार्टियाँ, 20 से अधिक संगठन, ये मिसलीड तो ऐसे लोगों को ना मुँह पर बताएँ युवा और युवा खड़े होकर के एकजुट हो जाए जहाँ जब यू मेरी अगर विजय जी, आवाज लगता है नहीं आ जी पा सर। रही है। जी और सर। मेरा मेरा ख्याल है पूरी हितेश जी ने काफी पर्याप्त और उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। तो जी, मुझे लगता है अब उनको और परेशान ना किया जाए। जी, जी सर, बिल्कुल। मेरे ख्याल है उन्होंने अपनी बात भी पूरी रख दी और लगभग सभी प्रश्नों के ठीक जवाब भी दे दिए हैं। जी, जी सर। अ अ, हितेश जी, आप हमारे जागो लोधी के पटल पे आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे लोधी का जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में आपने जी, बताया, तथा हम क्षत्रिय क्यों हैं उसके बारे में जी, आपने पूरे विस्तार से पूर्वक बताया। इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लोधी क्षत्रिय के इतिहास को बताने के लिए यूट्यूब चैनल जैसे माध्यम का उपयोग किया, जो जिससे हमारा जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, वो जन-जन तक, घर-घर तक पहुँच सकता है। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। हितेश जी, और मैं चाहता हूँ आपके जो साथी जिन्होंने आए, मैं लास्ट एक रिक्वेस्ट होती है आपसे कि जो आपके साथी हैं जो आपके साथ काम करने को लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर आप उनका नाम भी बताएँ कि भई कौन-कौन साथी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो समाज को मालूम पड़ेगा कि आपकी एक जो टीम है, उसमें कौन-कौन से सदस्य शामिल हैं। जी, जी। सदस्यों की बात करूँ सदस्य काफ़ी संख्या है क्योंकि उनका एक-एक करके नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, बहुत संख्या में है। जी, कि मेरा साथ देते हैं इत्यादि तो ये सर है संजय भैया जो एडवोकेट है ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी जो रिएक्शन पिछले 3-4 सालों से वो इतिहास को बताया तो अब जिससे वो 3 साल पहले से काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, काफ़ी कुछ इतिहास में बता चुके हैं। तो ये हैं, देशराज जी हैं, बंटी हैं और अमित हैं, बड़े लोग हैं जुड़े हुए जो कि मुझे कदम-कदम पर मेरा साथ देते हैं और किसी भी चीज़ की मुझे आवश्यकता होती है, किसी इतिहास तथ्य की आवश्यकता होती है, वो मेरे पास ज़रूर लेकर के आते हैं। और मैं उन सबका दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि सब लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है और साथ दे रहे हैं और उम्मीद करता हूँ वो साथ देते रहेंगे।
हाँ, बहुत बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आपके आपके साथियों का भी मैं जागरूक समाज की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आपका भी फिर एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हम सभी लोगों के लिए समाज को हित है सर्वोपरि है और हम सबको समझना पड़ेगा कि जो हमारा विमुक्त जाति में जो हमें रखा गया है वो हमारी सूर्य गाथा का प्रतीक है। तो हम सभी लोगों को इसके लिए सबको साथ होते इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और हमारे सूर्य गाथा को पूरे देश में जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए आपने जो काम स्टार्ट किया इसके लिए फिर एक बार मैं आपका और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी जागरूक मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। जी, जागो लोधी समाज का मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पट दिया अपनी बात को रखने के लिए, जो मैं बताना चाहता हूँ, जिससे कि मुझसे और युवा मेरे साथ में खड़े हों और मैं अपने शौर्य गाथा से या जो भी मैं सीरीज़ लाना चाहता हूँ, उसमें मुझे सपोर्ट मिले अधिक। जी, धन्यवाद सर। समाज का मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पट दिया अपनी बात को रखने के लिए, जो मैं बताना चाहता हूँ, जिससे कि मुझसे और युवा मेरे साथ में खड़े हों और मैं अपने शौर्य गाथा से या जो भी मैं सीरीज़ लाना चाहता हूँ, उसमें मुझे सपोर्ट मिले अधिक। हेलो। लोधी राजपूतों में देखो बड़े बड़े यो वीर हुए, करूं प्रणाम मैं उनको सत सत ऐसे वो रणधीर हुए। लोधी राजपूतों में देखो बड़े बड़े यो वीर हुए, करूं प्रणाम मैं उनको सत सत ऐसे वो रणधीर हुए। बात सुनो इतिहास वाली, एक थे ईश्वर दास लोधी, डोरिया के ऐसे शासक मन के थे जो गण क्रोधी। महुआ के परमाल को जब पृथ्वी ने ललकारा था, आला उदल थे नम हो वही डोलपति को पुकारा था। मात भवानी की कृपा से बादशाह शमशीर हुए। लोधी राजपूतों में देखो बड़े बड़े यो वीर हुए, वीर हुए। छप्पन हजार सेना के संग डोलपति रण में आए, आमने सामने दो रजपूत ते धरती भी थर्राए। लोधी पुत्र का क्रोधित चेहरा आसमान भी पट जाए, हाथ में थामे थे केसरिया देखो काल भी घबराए। तलवारों से तलवार भिड़ी तो चेहरे भी गंभीर हुए। लोधी राजपूतों में देखो बड़े बड़े यो वीर हुए, वीर हुए।
कुंवर राजेंद्र सिंह लोधी ने रण में प्राण गवाए। खबर पड़ी ईश्वर लोधी को बिल्कुल ना घबराए। कहा क्षत्रिय धर्म यही है, रण जीते या मर जाए। बात आए जो दोस्ती पर, काल से भी लड़ जाए। हारी बाजी जीते लोधी बिल्कुल ना आदिर हुए। लोधी राजपूतों में देखो बड़े बड़े यो वीर हुए। सत सत नमन है तुमको योद्धा केसरिया, ना झुकन दिया। पुत्र बलिदान दिया था तुमने, दोस्त को ना लुटन दिया। कुंवर अनिल और कुंवर हितेश ने ऐसा यो जिक्र किया। नितिन राजपूत गा कर कहता हमने तुम पर नाज किया। तुमसे सीखा राजपुताना, दोस्ती नाजिर हुए। लोधी राजपूतों में देखो बड़े बड़े यो वीर हुए। It's a TR music.